विश्लेषण हो गया था, 20 का भी हो गया था ना। अनुच्छेद 21 से जो हम लोग को शुरू करना था ना। तो इसमें चलिए आप लोग थोड़ा बता दीजिए कि अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत बताइए, कुछ भी बताइए। हैं? हाँ। हम्म। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, एक से अधिक नहीं दिया जाएगा ना। विभागीय कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। और उसने कानून के दृष्टिकोण से कोई ऐसा अपराध ना किया हो कि वो अपराध हो ना। किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति साक्षी या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता ना। फिर नेक्स्ट हमने बताया था कि जो है विधान में जितने दंड का प्रावधान है उतना ही दंड दिया जा सकता है, उससे ज्यादा दंड नहीं दिया जा सकता। फिर हमने आप लोग को जो है निर्भया कांड का केस सारा चीज बताया उदाहरण के तौर पे, क्या कैसे था। उदाहरण के तौर पर एक तरीके से दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण जो था इसकी पुष्टि किया गया। अब फिर उसके बाद स्टार्ट होता है आप लोग का अनुच्छेद 21। प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता, प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। आप लोग जो है हेयरिंग डाल लीजिए बड़े शब्दों में। आज आप लोग सही बैठे हुए हैं बढ़िया गुट से बनाकर, नहीं तो कोई अलग तो कोई थलग, बहुत बिखरे हुए थे आप लोग। हाँ। ऐसे ही बैठा करिए पर डे। संगठन नहीं, जैसे साथ में रहने पर कोई चीज आदमी भूल गया, नहीं लिख पाया, क्या है कैसे है, चीजें एडजस्ट हो जाती है ना धीरे धीरे उसी पैटर्न पे रहते। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए इसके अंतर्गत लिखिएगा, इसके बाद फिर समझा देते हैं, या समझा देते हैं पहले तभी लिखा देते हैं। तो इसके अंतर्गत देखेंगे सशरीर प्राणों की रक्षा करना ही क्या कहलाता है। सशरीर प्राणों की रक्षा करना ही, प्राणों की रक्षा करना ही, रक्षा करना ही क्या कहलाता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसे कैसे छीना जा सकता है। तो इसे कैसे छीना जाएगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका ब्रैकेट में नौकरशाही, नौकरशाही के विरुद्ध है, के विरुद्ध है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके, प्रक्रिया का प्रयोग करके संसद द्वारा इसे छीना जा सकता है। अनुच्छेद 21 को जो है छीना जा सकता है। मतलब संसद अगर इसके संदर्भ में कानून बनाता है तो इसको भी छीना जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आता है कि यहाँ उदाहरण के तौर पर
इसका उदाहरण के तौर पर पुष्टि कैसे किया गया, जैसे कहा गया कि अगर अगर जो किसी रेपिस्ट व्यक्ति के लिए जो है फांसी की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, तो न्यायालय या न्यायपालिका के द्वारा जो है किसी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दिया जा सकता। सेम ऐसे क्या है कि जैसे एक पुलिस के द्वारा क्या है कि बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब जैसे अगर कोई पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो ये ऐसा प्रावधान किसके द्वारा किया गया है, संसद ने किया है, तभी ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। तो यही चीज है कि जैसे रेपिस्ट व्यक्ति के द्वारा जो है रेपिस्ट व्यक्ति के लिए संसद के द्वारा फांसी की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, तो न्यायपालिका के द्वारा ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार जैसे पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर जो है। अब देखिए जैसे पुलिस बिना वारंट के, अब इसमें फांसी की सजा और वारंट जो है क्या है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है, फांसी की सजा से संबंधित हो गया और वारंट हो गया। इसके संदर्भ में संसद ने विधिवत रूप से कानून का निर्माण किया है, उसी को क्या कहा जाता है, विधि द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया। ये जापान की शब्दावली है, ठीक है। तो ये फांसी की सजा और वारंट, ठीक है, ये हो गया। अब इतना सारा चीज होने के बाद फिर क्या होता है कि ये प्रक्रिया जो है गोपालनवाद में जाता है। गोपालनवाद जो है एक केस आता है, गोपालनवाद इस केस में जो है यहाँ पर जो है न्यायपालिका के द्वारा अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा जाता है कि अगर संसद के द्वारा जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके कोई कानून कोई नियम बनाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। ये किसमें कहा गया, गोपालनवाद में कहा गया। लेकिन फिर मेनका गांधीवाद 1978 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय को बदल दिया और जो है यहाँ पर कहा गया कि अगर संसद के द्वारा जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके कानून बनाया गया है और वो न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है, मानवतापूर्ण नहीं है, तो ऐसे संदर्भ में जो है संसद के द्वारा बनाए गए कानून का न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चीजें जो है बदलती गई, और आप लोग देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसी के हिसाब से चीजें भी बदलना शुरू हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोग का पूछा गया है। ड्यू जो है स्टेबलिज्म, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ की शब्दावली है, जापान की। विधि की सम्यक प्रक्रिया कहाँ की है, अमेरिका की शब्दावली है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर देखेंगे जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो ये क्या करता है, न्यायिक पुनर्विलोकन पर रोक लगाता है, ठीक है। लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब जैसे जो जैसा व्यवहार करेगा कानून उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। जैसे आप लोग को एक चीज पढ़ाया गया था, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ब्रिटेन की शब्दावली, अमेरिका की शब्दावली ना। तो अमेरिका की शब्दावली कौन है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक है। इसको लिखते हुए चलिए, नहीं तो फिर लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आगे फिर देखेंगे मेनका गांधीवाद में फिर यहाँ पर जो है इसके कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है सशरीर प्राणों की रक्षा करना मात्र जो है जीवन का अधिकार नहीं है या प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि क्या है, एक सभ्य, एक स्वस्थ
और एक लंबे सृजनात्मक जीवन से है, तब हम उसको कहेंगे कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। भाई प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का मतलब एक गरीब परिवार का व्यक्ति है जिसको सुबह शाम खाने का भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, वो भी कह दे कि हाँ शास्त्रीय प्राणों की रक्षा है, तो उसको यहाँ पर कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति का जीवन जो है सभ्य हो, मतलब शिक्षित हो, पढ़े लिखे जागरूक हो और स्वस्थ हो, बढ़िया स्वास्थ्य उनका ठीक हो और सृजनात्मक मतलब डायनेमिक अप्रोच उनके अंतर्गत हो, चतुर्दिक उनके विकास उनके शामिल हो। अब जब ये विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है तो इसी के अंतर्गत अपने इसी ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कई अधिकार शामिल किए जाते हैं। इसमें पहला अधिकार होता है आपका शिक्षा का अधिकार। 1993 में मोहिनी जैनवाद में, किसमें? मोहिनी जैनवाद में जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और इसमें किस संशोधन द्वारा किया गया? 86वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। और इसी चीज को 10 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को जो है इसे अधिनियम को लागू भी कर दिया गया। ठीक है, लिखिएगा। तबीयत नहीं ठीक है क्या श्रद्धा? लिखिएगा सशरीर प्राणों की रक्षा करना। लिखिएगा सशरीर प्राणों की रक्षा करना ही, सशरीर प्राणों की रक्षा करना ही सशरीर प्राणों की रक्षा करना ही प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसे कार्यपालिका ब्रैकेट में नौकरशाह, कार्यपालिका ब्रैकेट में नौकरशाह, इसे कार्यपालिका ब्रैकेट में नौकरशाह के विरुद्ध है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके, के विरुद्ध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके संसद द्वारा इसे छीना जा सकता है। इसे छीना जा सकता है। इसे छीना जा सकता है। जैसे संसद द्वारा यदि बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, फांसी की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है,
तो न्यायपालिका द्वारा इन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तो न्यायपालिका द्वारा इन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। इन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार पुलिस इसी प्रकार पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसी प्रकार पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। अतः फांसी की सजा अतः फांसी की सजा एवं वारंट 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 संसद द्वारा विधिवत बनाया गया कानून है। संसद द्वारा विधिवत बनाया गया कानून है। संसद द्वारा विधिवत बनाया गया कानून है। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। आगे चलकर डैश लगाइएगा। फिर आगे चलकर डैश लगा दीजिए। नई लाइन से जो लिखेगा गोपालनवाद, हेडिंग के तौर पर वैसे डाल लीजिए गोपालनवाद। गोपालनवाद गोपालनवाद लिखिएगा। इसमें न्यायालय द्वारा अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि न्यायालय द्वारा अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि यदि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके यदि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके कोई कानून या विधि का निर्माण करती है, कोई कानून या विधि का निर्माण करती है,
कोई कानून या विधि का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है, तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना ना। उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। लेकिन आगे चलकर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, लेकिन आगे चलकर, लेकिन आगे चलकर डैश लगा दीजिए, नई लाइन से लिखिएगा। मेनका गांधीवाद 1978, मेनका गांधीवाद 1978। मेनका गांधीवाद 1978। चीजें स्पष्ट हो जाएगा अभी जब लिखेंगे ना पूरा एक एक करके। जैसे ये इतना अनुच्छेद 21, ये इतना लंबा प्रोसेस है। अभी एक बार इसको अगर कहानी के तौर पर भी बताया जाए तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने कहा थोड़ा थोड़ा लिखा। अब देखिए गोपालनवाद हुआ, इसमें यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि भैया संसद कोई कानून बनाए, हम उसका न्याय पुनर्विलोकन जांच पड़ताल नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होगा? संसद कोई भी कानून बनाएगा, अगर संविधान सम्मत नहीं है और वो न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है, मानवतावादी नहीं है, तो उस संसद के द्वारा बनाए गए कानून का जो है जांच पड़ताल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और असंगत पाए जाने पर उसको क्या कर देगा? वो विधुशून्य घोषित कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि न्यायालय कोई भी चीज क्या है, न्यायालय की व्याख्या पर निर्भर करता है। न्यायालय जो कहता है वही कानून है, एक प्रकार का। लिखिएगा, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट दिया। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट दिया गया। पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट दिया गया। पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा, और कहा कि, और कहा कि, और कहा कि यदि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके, यदि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके किसी कानून का निर्माण करती है, किसी कानून का निर्माण करती है, किसी कानून का निर्माण करती है, और वह कानून, और वह कानून यदि, यदि मानवतापूर्ण, मानवतापूर्ण, नैसर्गिक, नैसर्गिक, विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण, न्याय संगत, न्याय संगत नहीं है, नहीं है, नहीं है,
तो ऐसी दशा में न्यायपालिका द्वारा तो ऐसी दशा में न्यायपालिका द्वारा संसद के द्वारा बनाए गए कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। बनाए गए कानून के बनाए गए कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है ना। मतलब ये लाइन समझ में आया क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसा डिसीजन दिया। अगर संसद चाहता भी है कि हम ऐसा कानून बनाकर हम चीजों को खत्म कर दें, तो मतलब वो खत्म नहीं हो सकता। हर जगह जो है टीका टिप्पणी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ संसद न्यायपालिका के द्वारा तुरंत हस्तक्षेप किया जा रहा है। जो भी न्यायपालिका को लगेगा कि ये जो है सर्वसम्मत, मानवतावादी, विवेकपूर्ण, न्याय संगत, संविधान सम्मत और सामाजिक संगत नहीं है, तो उसको तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज हुआ। फिर आगे जो है आप लोग लिखिएगा, अब इसमें देखिए आगे, अब इसमें जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है आप लोग देखेंगे, इसमें ये तो सारा प्रोसेस इनके द्वारा कर दिया गया। अब उसके बाद जो है इसमें आप लोग देखेंगे आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू इस्टाब्लिज्म। ठीक है, ये क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन पर सीमा लगाती है, मतलब रोक लगाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन पुनर्विलोकन पर सीमा लगाती है, सीमा लगाती है। ठीक है, अब यहीं पर जो है आप लोग लिखिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा, ब्रिटेन की शब्दावली, जापान की शब्दावली है, जापानी शब्दावली, या यहाँ ना लिखकर आप लोग यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग तो समझ तो जाएंगे ही ना इस चीज को। जापानी शब्दावली, नहीं इसको तब आप लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये जापान की सारा चीज जो है। अब देखिए यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसद ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करेगा, तो ये चीज कहाँ की शब्दावली है, जापान की। और फिर जो है अब भाई जब संसद को यहाँ पर सर्वोच्चता स्थान दिया गया, तो फिर एक प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन पर सीमा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब यहाँ पर फिर क्या होगा कि जो है विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया, इसी को कहा जाता है
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये क्या है, ये क्या करता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन यदि जो है, यदि विधि न्याय संगत, विवेकपूर्ण, मानवतावादी, मानवतावादी की विपरीत है, कि विपरीत है, तो यह न्यायिक पुनर्विलोकन का द्वार खुल जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का द्वार खुल जाता है। ये कहाँ का शब्दावली है, अमेरिका का। आप लोग ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, ड्यू प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रुक जाइएगा, पूरा कर देना, ड्यू प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। जो चीज आप लोग को लिखाया गया है, आप लोग देखेंगे कहीं न कहीं उसी से संबंधित ये सारा चीज है। जैसे ये चीज देखेंगे, आपको किसमें कहा गया था, गोपालनवाद में ये सारा प्रोसेस बताया गया कि संसद भी द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके कोई कानून बनाता है तो संसद मतलब जो है न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन पर सीमा मतलब रोक लगाता है। फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फिर किसमें कहा गया, मेनका गांधीवाद 1978 में, कि संसद के द्वारा अगर जो है सही कोई कानून बनाया गया है तब तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, लेकिन अगर वो न्याय संगत, विवेकपूर्ण, मानवतावादी के विपरीत है तो न्यायिक पुनर्विलोकन उसका किया जा सकता है और न्यायपालिका उसको रद्द कर सकता है। लिख लीजिए। बनाइए। ये बहुत बड़ा टॉपिक था। जल्दी जल्दी बनाइए खूब। एक बार देखिए 4 शब्द लिखिए फटाफट ताकि जो है अनुच्छेद 21 के बाद 22 भी कंप्लीट हो जाए। जो टाइम लगता है ऐसे ही पढ़ाने पर समय लगता है, शॉर्टकट में निकल जाइए तो फिर कहानी खत्म, ये सब टॉपिक।
हो गया। हो गया सुनंदन, लिखो यार जल्दी लिखो, लिखिए लिखिए। चलिए आगे क्या, लिखो जल्दी लिखो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यदि विधि न्याय संगत विवेकपूर्ण मानवतावादी के विपरीत है, देखिएगा हम बोल दे रहे हैं, यदि विधि, हो गया, न्याय संगत, न्याय संगत विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण मानवतावादी के विपरीत है, मानवतावादी के विपरीत है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का द्वार खुल जाता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का द्वार खुल जाता है। नीचे लिख लीजिएगा अमेरिका की शब्दावली, अमेरिकी शब्दावली है। अब दोनों को जो है क्या करना है, हमको ऐसे ऐड कर लेना है, दोनों को आप लोग जैसे जो बनाए हुए हैं ऐसे इसको नीचे ऐड कर लीजिए, ऐसे हो गया। फिर आगे लिखिएगा, देखिए इसमें फिर क्या होगा, मेनका गांधीवाद में जो है, फिर यहीं पर मेनका गांधीवाद में ही जो है न्यायपालिका के द्वारा इसकी बड़ी उदार व्याख्या किया जाता है, किसका, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का। और इसी में जो है फिर कहा जाता है कि भैया केवल सात शरीर प्राणों की रक्षा करना मात्र ही जीवन का अधिकार नहीं है, बल्कि एक सभ्य स्वस्थ और एक लंबे सृजनात्मक जीवन स्तर से है। लिखिएगा, मेनका गांधीवाद में, नीचे नीचे लिखिएगा, मेनका गांधीवाद में, मेनका गांधीवाद में, मेनका गांधीवाद में न्यायपालिका द्वारा अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि, कैसे लिखिएगा, मेनका गांधीवाद में न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बड़ी उदार व्याख्या किया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बड़ी उदार व्याख्या किया गया, जिसमें कहा गया कि, बड़ी उदार व्याख्या किया गया, जिसमें कहा गया कि, जिसमें कहा गया कि सात शरीर प्राणों की रक्षा करना मात्र, सात शरीर प्राणों की रक्षा करना मात्र ही, सात शरीर प्राणों की रक्षा करना मात्र ही सात शरीर, सात शरीर प्राणों की रक्षा करना मात्र ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार नहीं है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार नहीं है। अतः इसके लिए
अतः इसके लिए एक सभ्य स्वस्थ एवं लंबे सृजनात्मक जीवन स्तर से है। जीवन स्तर से है। इसीलिए न्यायपालिका द्वारा क्या हुआ, इसीलिए न्यायपालिका द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल किए गए। निम्नलिखित अधिकार शामिल किए गए। निम्नलिखित अधिकार शामिल किए गए। डैश करके लिखिएगा, नंबर 1 करके पॉइंट वाइज। पहला लिखिएगा शिक्षा का अधिकार, हेडिंग डाल लीजिएगा, शिक्षा का अधिकार, हाँ हेडिंग। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। देखिएगा 1993 में 1993 में 1993 में मोहिनी जैनवाद देख लीजिए। मोहिनी जैनवाद में न्यायपालिका द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, 1993 मोहिनी जैनवाद। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। बना दिया गया। अतः इसके लिए इसके लिए 86वां संविधान संशोधन, अतः इसके लिए 86वां 86वां संविधान संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 6
6 से 14 आयु वर्ष के बालकों को, आयु वर्ष के बालकों को, आयु वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस वाद में घोषित किया गया, या जो है इसको किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, या कितने आयु वर्ष के बच्चों को ये प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा। अतः 1 अप्रैल 2010 को, अतः 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया, इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है, फिर आगे जो है लिखिएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसी में जो है डिसीजन अपना दिया था। जैसे ये तो शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में हो गया। फिर उसके बाद जो विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी वाद में जो है कुछ रोक टोक लगाया गया था, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया था। तो विदेश जाने का अधिकार लिखिएगा, दूसरा जो है विदेश जाने का अधिकार। हेडिंग टाइप का डाल लीजिए, फिर उसके अंदर अभी लिखा देंगे विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार। लिखिएगा इसके अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा, न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका द्वारा मेनका गांधी वाद में, मेनका गांधी वाद, इसको लिख लीजिएगा, मतलब हाईलाइट कर लीजिएगा। मेनका गांधी वाद, सीधा प्रश्न पूछेगा कि विदेश जाने का अधिकार किस वाद में दिया गया, तो मेनका गांधी वाद। न्यायपालिका द्वारा मेनका गांधी वाद में विदेश जाने का अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद जो है लिखेगा स्वस्थ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार। स्वच्छ या स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार। पर्यावरण पाने का अधिकार, स्वच्छ या स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार, मतलब एक इंसान का क्या क्या अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर रहा है क्या है क्या नहीं। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को ये सारे अधिकार प्राप्त हैं, शिक्षा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार। लिखिएगा यह अधिकार एमसी मेहता वाद में दिया गया, यह अधिकार एमसी मेहता वाद में दिया गया। हाँ, एमसी मेहता वाद में दिया गया।
बहुत पॉपुलर है ये चीज, कई बार आप लोग का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे जो है लिखिएगा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लिखिएगा फोन टेपिंग, या ऐसे लिखिएगा, अभी उसको लास्ट में लिखा देंगे, निजता का अधिकार। लिखिए निजता, हाँ निजता का अधिकार, हेडिंग के तौर पर नहीं, पॉइंट वाइज जैसे इसको लिख डालिए, निजता का अधिकार। नेक्स्ट लिखिएगा शिक्षा का अधिकार, तो हो ही गया, निजता का अधिकार। शीघ्र न्याय पाने का अधिकार, हाँ हाँ पॉइंट वाइज उसे लिखते चले जाइए। निजता का अधिकार हो गया, शीघ्र न्याय पाने का अधिकार, शीघ्र न्याय पाने का अधिकार, आवास पाने का अधिकार, आवास पाने का अधिकार, आवास पाने का अधिकार, स्वच्छता सफाई पेयजल जैसी बुनियादी संरचना पाने का अधिकार, स्वच्छता सफाई पेयजल, स्वच्छता सफाई पेयजल। देखिए कहीं गंदगी है, लोग नहीं सड़क पर उतर जाते हैं, पाने का अधिकार। फोन टेपिंग, जो जो हम लोग फोन टाइप नहीं करते हैं, फोन टाइपिंग ऐसा लिखिएगा, फोन टाइपिंग, फोन टाइपिंग, फोन फोन जो फोन हम लोग, फोन नहीं होता मोबाइल फोन, टाइपिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी हम लोग की निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। फोन टाइपिंग का अधिकार या एकांतता का अधिकार, उसे के आगे लिख लीजिए, या एकांतता का अधिकार। फोन टाइपिंग या एकांतता का अधिकार। अब इन सभी का मिसयूज आप लोग मत करिएगा। फोन टाइपिंग, घर वाले पता चले बोल दिए ना, उन लोग को अधिकार नहीं पता है, अब है तुरंत उठाएंगे, कहेंगे मारेंगे तो 10 सही हो जाओगे। ये अधिकार की भाषा हम नहीं जानते। परिवार घर में जो है क्या है, यहाँ पर अपना एक अलग नियम कानून चलता है भैया। हैं? हाँ जो भी हो, ये चीज है, मतलब अधिकार को जानना जरूरी है, लेकिन किसका उपयोग करना है, अपने हित आहित के दृष्टिकोण से उसको करना है ना, सारा चीज मिसयूज नहीं करना है, कहने का तात्पर्य यही है। नहीं, निजता का अधिकार आपका अलग आ जाएगा, लेकिन निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही आता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नहीं तो निजता का तात्पर्य अलग हो जाता है ना। कौन जैसे वीडियो बनाना, ये सारा चीज जो निजता के अधिकार का, अगर जैसे मान लीजिए कि आप कैसे, मान लीजिए कि कोई पति पत्नी है, किसी पार्क में बैठे हुए हैं, अगर उस दशा में कोई वीडियो बनाता है, अगर वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तब तो वो निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अब पता चला बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चला कौन वीडियो रिकॉर्ड करके चला गया, तो इसका मतलब खुद ही इतना जागरूक और सचेत बनना है कि भैया कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या ऐसा वैसा ना कर पाए, ये चीज है ना। बाकी जैसे आप लोग इसमें देखे होंगे कि आप लोग को विचारों में व्यक्त की स्वतंत्रता दिया गया है, सारा चीज बोलने का, भाषण देने का, प्रेस का, तमाम चीज जो अधिकार। ठीक है, ये चीज हुआ। आगे फिर लिखिएगा, इन सभी अधिकारों को मानवाधिकार भी कहा जाता है। इन सभी अधिकारों को
मानवाधिकार भी कहा जाता है। 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 लेकिन 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 मरने के अधिकार, मरने के अधिकार एवं काम पाने का अधिकार, मरने का अधिकार एवं काम पाने का अधिकार एवं काम पाने का अधिकार को मानवाधिकार की सूची से अलग किया जाता है। को मानवाधिकार की सूची से अलग किया जाता है। मतलब कोई किसी व्यक्ति से आप जबरन तरीके से कोई काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। काम करने या काम पाने का अधिकार, ये चीज। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 21 जो था, ये सारा चीज फाइनली जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बताइए, जो चीज समझ में ना आया हो उसको व्यवस्थित और बताते हैं, चाहे कोई कीवर्ड हो, चाहे कोई शब्द हो, चाहे जो हो, बताइए। इसलिए हमने कहा पहले लिखा देते हैं चीजों को, फिर अभी कर दिया जाएगा। अब निजता का अधिकार बार बार मत पूछेगा, जो आप लोग की पर्सनल लाइफ होती है वही चीज संबंधित है, इससे बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं किया जाता ना। बाकी इसके अतिरिक्त कोई भी चीज करिए। बताइए बताइए। पनिया यार वो कल का बात ही पड़ा हुआ है। पानी आज वो कल का है ना, है? और एकदम गर्म हो गया है पूरा। सिनंदन को पानी पीना था मतलब, है। चलिए बताइए कोई चीज। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है आप लोग को बता देते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाला है, ठीक है। जैसे विधि के समक्ष ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सीधा प्रश्न पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की शब्दावली किस दे। यहाँ कंफ्यूज क्या करेगा, एक विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया, किया कि नहीं किया। अब अगर आप लोग एक विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया, अमेरिका की शब्दावली है, और विधि द्वारा स्थापित समान संरक्षण वाला जो मुद्दा था वो भी अमेरिका का है, तो सम्यक संरक्षण ये कहाँ का है, अमेरिका का है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित और विधि की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के समक्ष समता, ये दोनों कहाँ का है, ये जापान का है, वो ब्रिटेन का था। तो ये अंतर इतना करना है। बाकी इसमें जो और प्रश्न आप लोग का पूछा गया है कि जैसे गोपालनवाद में कौन सा निर्णय जो है न्यायपालिका द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। फिर उसके बाद जो है आप लोग का इंदिरा गांधी, ये मेनका गांधी वाद में जो है कौन सा निर्णय दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। खासकर तो आप लोग का शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया किस वाद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, किस संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया, या इसको कब लागू किया गया। तो ये शिक्षा का जो अधिकार लिखाया गया आप लोग को, ये सारा चीज जो है आप लोग का पूछा गया है। शिक्षा के अधिकार के बाद फिर आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है जैसे हमने लिखा है विदेश जाने का अधिकार,
सीधा प्रश्न इसमें पूछा गया है आप लोग का कि विदेश जाने का अधिकार जो है किस वाद में दिया गया, तो मेनका गांधीवाद में। फिर स्वस्थ या स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार किस वाद में दिया गया, एमसी मेहतावाद में दिया गया। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में लिखिएगा जो निजता का अधिकार है उसको भी टिक लगा लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। निजता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 21 मतलब इसी के अंतर्गत सारा लिखाया गया है ना। अब जैसे अब इतना अधिकार पता चल गया तो आदमी आदमी देखिए सब तांडव मचा देते हैं, अरे हमारा ये राइट है, कोई अधिकारी होगा, कोई संवैधानिक पद पर होगा, किसी से बात करने में डरेगा है? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो पहले इसीलिए कहा नहीं जाता, जब अपने पास ज्ञान रहेगा, अनुभव रहेगा, नॉलेज रहेगा, तब आप संवैधानिक दायरे में रहकर नियम कानून के अंतर्गत रहते हुए आप चीजों के संदर्भ में बहस कर सकते हैं। अरे आया था ले लिए होते, यही क्या है पीना है। वो बहुत तेज होने लगा अब ना है। सुबह दिक्कत इन लोग का हो जाएगा ना, जैसे क्लास करते हैं तो फिर कैसे हो पाएगा। ज्योग्राफी क्लास रहती है, फिर उसके बाद जैसे होता नहीं, क्लास अगर चल रहा है तो वहाँ सामूहिक तौर पर सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास किया जाता है ना है। वहां छेड़ेंगे भी आप लोग हैं। अरे 7 बजे स्टार्ट हो जाता है क्लास। है इतना यार, सुबह थोड़ी संभव है 6 बजे कौन प्रहलाद 4 बजे उठ जाते हैं। नहीं यार इतना अभी क्या है अरे क्लास धूप ही तो हो रहा है तब। वैसे भी हम लोग जो है कर्क रेखा पर बसे हुए लोग हैं, तो उतना गर्मी तो सहन करना पड़ेगा, ठंडी गर्मी बरसात तीनों ऋतुएं। तो इसलिए हम लोग देखिए सोचिए विषुवत रेखा पर नहीं है, विषुवत रेखा पर नहीं है, वरना तो फिर कितना तब। हाँ दक्षिणी अफ्रीका के लोग को देखिए आप, है और ले लीजिए अरे तो उसको प्रकृति ने भेदभाव किया है ना। यहाँ मानव का बस चलता तो सबसे पहले जो है सारा चीज, तो प्रकृति ने जो भेदभाव किया है कुछ सोच समझ के किया है। इसलिए हम लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं ना, बहुत संतोषजनक जीवन में रह रहे हैं। कभी भी उस चीज को गिल्टी मत फील कीजिए कि बहुत धूप हो रहा है, कभी बहुत ठंडी हो रहा है। यही ऋतु परिवर्तन की वजह से अपने यहाँ फसल उत्पादन हो गया या कोई भी चीज देखिए कितना अच्छा होता है। जैसे खासकर अगर बात करें कि हम लोग व्यक्तिगत, हम लोग जो है तराई बेल्ट में निवास करते हैं, धान गेहूं चना मटर सरसों अरहर, मतलब जो भी हो, न पानी का संकट, न खाने पीने का संकट, न किसी चीज का संकट। ये सौभाग्यशाली नहीं है। अभी हम लोग बुंदेलखंड वाले एरिया में चले जाए तो, छोटा नागपुर पठार वाले बेल्ट में चले जाए तो, प्रायद्वीपीय वाले बेल्ट में चले जाए तो, तब कितना दुर्लभ जीवन होगा। तो इसलिए मतलब प्रकृति ने जिसको जो जहां दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, ध्यान लीजिए।
उत्तराखंड में जो लोग रह रहे होंगे उनको भी उसी के अनुसार वो ढल गए होंगे। और यहाँ हम लोग अगर सीढ़ी चढ़ते हैं थक जाते हैं। जो पर्वतीय एरिया में रहते हैं, देखिए प्रकृति ने उनके जो है कितना मजबूत बनाया है जंघाओं को। या जो समुद्र तटीय, आरस्तु का ये कथन है, जो समुद्र तटीय रहते हैं उनके बाजुओं में कितना ताकत प्रदान किया गया है ताकि वो नौका का संचालन कर सके, या प्राकृतिक आपदा कोई बाढ़ जैसी घटना घटित हो वो तैराक में भी अव्वल रहे। तो जो जैसा सिचुएशन आया प्रकृति ने उनको उसी प्रकार पावर दिया कि नहीं दिया। अब हम लोग के किनारे ठीक से नदियों नहीं है तो हम लोग तैरना क्यों सीखेंगे, या कभी प्राकृतिक आपदे नहीं आया बाढ़ जैसी चीजें, भाई क्यों करेंगे। लेकिन अब जिसका पर्वतीय एरिया में घर है, जिसका समुद्र तटीय नदी के किनारे ये चीज है, वो तो तैरना हो गया, चढ़ना उतरना हो गया, देखिए उसके लिए नॉर्मल चीज है। इसलिए कभी भी नहीं। अरस्तु का कथन क्या है कि भारत के लोग बुद्धिमान बहुत हैं लेकिन आलसी नंबर 1 के हैं। हाँ, लेकिन यूरोप के लोग जो है वो बुद्धिमान कम है लेकिन फुर्तीले ज्यादा है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश के लोग हैं और हम लोग जो है यहाँ थोड़ा ठंड गर्म बरसात तीनों चीज को समायोजित कर लेते हैं। ये अरस्तु का कथन है ज्योग्राफिकल भाषा में। और अरस्तु ने ही यही चीज जंघाओं का प्रयोग, बाजुओं का प्रयोग, समुद्र तटीय पर्वतीय ये सब प्रयोग किया था। ये सारा तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग का, आगे बढ़े। मरने का अधिकार देखिए अभी हाल ही में जो है एक आप लोग केस देखे होंगे। हाँ, वहां पे जो है कोर्ट ने आदेश दिया था, जानते हैं क्या है मरने का अधिकार। वो अधिकार देखिए, अगर मरने का अधिकार होता तो व्यक्तिगत इंसान कोई किसी को मार देता या खुद ही मर जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत देखिए फांसी भी लगाता है, अगर वो बच जाता है उसके ऊपर जो है एक उसको भी दंड देने का प्रावधान किया गया है। आप स्वतः मर भी नहीं सकते, जान लीजिए, कानूनन रूप से आप ये अपराध की श्रेणी में आएंगे। लेकिन हाल ही में जो है एक केस आया था, बहुत वायरल चर्चा में था कि मतलब वो 20 साल से जो है मतलब कोमा में थे और उनके परिवार वाले माता पिताजी ने जो है उनके मरने के अधिकार की अपील किया कोर्ट से, इच्छा मृत्यु का। तब कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाकर उनको वो चीज किया गया है। इच्छा मृत्यु उस सिचुएशन के हिसाब से दिया गया ना। हाँ, पूरा नहीं है, केवल उसी के संदर्भ में है। भाई वो 20 साल से कोमा में है, परिवार की आर्थिक दशा ठीक नहीं है, पैसा खर्चा लग रहा है, तो इस दशा में क्या किया जाए। कोई अपने बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ थोड़ी देख सकता है क्या है क्या नहीं। तब जो भी हो समय सीमा, मतलब ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है। इसलिए इसमें देखिए मरने के अधिकार को और काम पाने, आप जबरदस्ती किसी से नहीं कह सकते काम मुझे एक काम दीजिए, ये चीज है। या काम करने का भी हम कह सकते हैं। आप लोग को नीति निर्देशक तत्व तो वहां देखेंगे काम की मानोचित दशाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है वहां पे। लेकिन यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत काम करने या काम पाने की चीजों को इसमें नहीं शामिल किया गया। ये आपकी जो योग्यता होगी, आपकी जो गुणवत्ता होगी, आप उसके अनुसार जो है वो चीज करेंगे। चलिए आगे जो है और कोई क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज नेक्स्ट वाला हमारा क्या था। हाँ, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक।
मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। ये भी टॉपिक बड़ा है। अनुच्छेद 22 देखिए, इसके अंतर्गत क्या है, इसमें जैसे ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे मान लेते हैं शिवनंदन है और इनको कोई पुलिस उदाहरण आपस में समझते ना और अच्छा मजा आएगा समझने में। जैसे पुलिस ने क्या कर लिया, शिवनंदन को गिरफ्तार कर लिया और इनको 24 घंटे के अंदर में क्या करना होगा, 24 घंटा के अंदर में क्या करना होगा, जो निकट का न्यायालय होगा, मतलब जो तहसील होता है, निकट के न्यायालय में इनको सशरीर प्रस्तुत करना होगा। जब वहां प्रस्तुत करेंगे तो देखिए जो एडीएम साहब होते हैं उनको मिनी न्यायाधीश भी कहा जाता है। अगर इनकी गलतियों को पाया जाता है, इनको अपराध है इनका जो है सिद्ध हो जाता है, तो इनको कहाँ भेज दिया जाएगा, बड़े वाले जेल में। भैया जाइए आप बड़े वाले जेल में रोटी खाइए आप। तो कहने का मतलब क्या है, अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकट के न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होगा। और अगर न्यायालय जो है उनके अपराध को सही या न्याय संगत पाता है तो उनको आगे के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। अगर अपराध सिद्ध नहीं होता तो उनको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, अगर उसको जेल भेज दिया गया, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट जेल होता है, सेंट्रल जेल भी होता है, कई जेल होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस कृत्य के स्तर का अपराध किया गया है। अगर यहाँ पर अपराध का स्तर बहुत उच्च है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जेल भेज दिया गया तो यहाँ पर क्या कर सकता है, जो व्यक्ति गिरफ्तार है जेल में गया है उसको क्या होगा यहाँ पे कि वो न्यायालय में अभ्यावेदना कर सकता है, मतलब अपील कर सकता है, अपने मन पसंद वकील से जो है चर्चा कर सकता है, ये सारे अधिकार जो है। और उसे गिरफ्तारी का शीघ्र कारण भी बताना होगा कि भैया आपको गिरफ्तार क्यों किया गया। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आप जो है मतलब कह सकते हैं कि अपीलीय भी है, दलीलीय भी है, वकीलीय भी है। चीजों को समझिए कि मतलब अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको यहाँ क्या कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं, कहां पर, कोर्ट में। और क्या कर सकते हैं, वकील का भी प्रयोग कर सकते हैं और शीघ्र गिरफ्तारी का कारण भी बताना होगा। ये किसके संदर्भ में है, एक साधारण अपराधी के व्यक्ति के संदर्भ में है। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक विदेशी शत्रु हो गया, एक जो है निवारक निरोधा हो गया। एक कौन है, एक जो है विदेशी, एक विदेशी जो है शत्रु है और दूसरा जो है निवारक निरोधा व्यक्ति। अब जैसे देखिए जैसे अगर सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, इसको क्या होगा, शीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, इनको न्यायालय में अभ्यावेदना का अधिकार होगा, न्यायालय में अभ्यावेदना का अधिकार होगा। और ठीक ये क्या कर सकते हैं, मनपसंद वकील से जो है सहायता एवं सलाह ले सकते हैं, सहायता एवं सलाह ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज हुआ, ये देखिए हमने लिखा हुआ है सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में जो एक अपराध का स्तर होता है इसको ये अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन जो विदेशी शत्रु होगा, निवारक निरोधा व्यक्ति होगा, इसके पास जो है ये तीनों अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जैसे निवारक निरोधा व्यक्ति है
तो उसके पास ये नहीं होगा कि आप शीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताइए, न्यायालय में जाइए, आप चले जाइए या अपील का प्रयोग कर लीजिए, वकील का प्रयोग कर लीजिए। ये अधिकार विदेशी व्यक्ति को और निवारक निरोधा व्यक्ति को नहीं होता। अब फिर यहाँ आप लोग प्रश्न पूछिए कि सर जी निवारक निरोधा क्या होता है ना, बिना निवारक निरोधा पढ़े तो हम तो इसको जाने नहीं पाएंगे। निवारक निरोधा का तात्पर्य ये है कि जैसे हमको ये संदेह है कि सुनंदन भविष्य में बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इनको संदेह के आधार पर पुलिस, भाई बुरा मत मानिएगा, है देखिए तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे पुलिस को किसी व्यक्ति के ऊपर एक संदेह हो कि भैया ये भविष्य में बहुत बड़े घटने को अंजाम दे सकते हैं, तो ऐसी दशा में बिना किसी कारण के, बिना उनको बताए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? ताकि भविष्य में घटना घटित होने से रोका जा सके। आप लोग देखेंगे कि कभी देखिए चुनाव होता है, कभी कोई चीज होता है, जो एरिया के जो है लोग होते हैं थोड़ा गुंडा माफिया 420 या टाइप के लोग, हिस्ट्री सीटर लोग, देखिए उनको क्या कर दिया जाता है, जिला बदर कर दिया जाता है। ये कह दिया भाई चुनाव के समय मत दिखाई पड़ना, नहीं कोई घटना घटित हुआ सबसे पहले जेल में तुम्ही को डालेंगे भैया। होता है कि नहीं? वही चीज है। तो यहाँ पर एक विदेशी व्यक्ति और निवारक निरोधा व्यक्ति, मतलब संदेह के आधार पर, अगर हमको ये संदेह है भैया सामने वाला व्यक्ति भविष्य में बहुत बड़े घटने को अंजाम दे सकता है, बम फोड़ सकता है, आतंकवादी बन सकता है, ऐसा ऐसा, यहाँ पर भीड़ है, क्राउड है, यहाँ पर बम फेंक सकता है, ऐसा ऐसा कर सकता है, तो पुलिस बेहिचक तरीके से उनको क्या करेगा, गिरफ्तार कर देगा। संदेह से बिना, अगर वो कुछ भी नहीं किया है तब भी जो है वो संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और जब संदेह के आधार पर गिरफ्तार करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को ये तीनों अधिकार जो है नहीं प्राप्त होते हैं। और वो 3 महीने तक जो पुलिस होता है, पुलिस के द्वारा जो है 3 महीने तक बिना किसी वजह के जो है उनको जेल में बंदी के रूप में रखा जा सकता है। अगर 3 महीने के बाद एक निवारक निरोधा व्यक्ति को अगर 3 महीने के बाद अगर जेल में रखना है तो उनको भी निवारक निरोधा समिति एक होता है, उनसे सलाह या सिफारिश करना पड़ता है। जब वो सिफारिश जो है उनका मान लिया जाता है समिति के द्वारा, 3 महीने के बाद अगर गिरफ्तार करना है तब इस निवारक निरोधा व्यक्ति को आगे ये तीनों अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तब प्राप्त हो जाएगा, 3 महीने के बाद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पहले नहीं प्राप्त होगा। निवारक निरोधा में क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये 3 महीना कहीं यहाँ लेकर गायब हो गए, कहीं यहाँ गायब हो गए, यहाँ सरकार भी या कोई इंटरफेयर नहीं कर पाता है। इनको छुड़वा दीजिए, ये कहाँ पे हैं, इनको कौन गिरफ्तार किया है, किसने कैसे दी, ये जो एसटीएफ की टीम होती है उनके अंडर के अंतर्गत जो है पूरा होता है। जान लीजिए शिवनंदन है कहाँ गए हो? हैं? अरे वो थाने वाले को, थाने वाले को, हाँ आपके आपके निकट में जो न्यायालय, मतलब न्यायालय का मतलब जो वो होता है तहसील होता है ना, देखिए लोग वहां नहीं जाते कि तुरंत कहे जाता है कि 2 गवाह चाहिए, ऐसा वैसा। लोग को 24 घंटे के अंदर में कहते हैं अरे यार भी 24 घंटे में जमानत हो जाएगा ना, तो 24 घंटे में जमानत इसीलिए वहां से हो जाता है सीधा। अभी जैसे आपका अपराध थोड़ा सिद्ध हो गया, आपने कोई और बड़ा अपराध किया है, तो उस तहसील से आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दिया जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिसीजन देगा, सीधे वहां से जो निर्णय आएगा सीधे आपको बड़े वाले जेल में भेज दिया जाएगा। कहाँ पे? हाँ भाई वो तहसील का जो एक मिनी न्यायाधीश होता है, इसीलिए उसको रखा जाता है कि छोटी मोटी शिकायतों का निस्तारण इन्हीं के द्वारा कर दिया जाए, ताकि न्यायालय के ऊपर इतना अतिरिक्त बोझ ना बने। इसलिए देखिए किसी को बंद किया गया, 24 घंटे में नहीं कहते करे अभी आ जाएंगे यार, क्या दिक्कत है? इतने घंटे बाद दर्ज होता है एफआईआर।
ये मतलब घटना के घटित ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जैसे घटना अगर सत्यता पर आधारित है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, देखिए जो पुलिस होता है, पुलिस का काम क्या होता है, आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों को इकट्ठा करके न्यायालय में प्रस्तुत करना, और न्यायालय का कार्य है कि आपको दंडित करना, यही होता है। लेकिन अब पुलिस, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज घटना घटित हो गया, तो इसमें एफआईआर दर्ज करने की कोई समय सीमा नहीं होती है। देखिए कोई पावरफुल व्यक्ति है? क्या होने के बाद? हम्म, होगा, कहीं नहीं होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गया, तो आप लोग कोर्ट चले जाएंगे ना सीधा, भाई कोर्ट आप जाएंगे। अब उसका निर्णय कौन करेगा? कोर्ट करेगा। आप सही हैं कि गलत हैं, अब अगर आप सही हैं तो आप कोर्ट को ये साबित करिए कि हाँ ये हमारे पास प्रूफ है, ये चीज जो है हम घटना में शामिल नहीं थे, इस समय हम यहाँ शामिल थे, देखिए हमारे पास वीडियोग्राफी है, हमारे यहाँ बस टिकट है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल का ये पर्ची पड़ा हुआ है। भैया वही चीज है, कोर्ट में जाने के बाद स्वाभाविक है लंबा प्रोसेस चलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वकील किस टाइप का है। वकील अगर चाह लेगा तो लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा। हाँ, तो कचहरी में जाना बड़ी बात नहीं है, वकीलों से बचकर वहां से वापस आना बहुत बड़ी बात है। जैसे हरिवंश एक जो है परसाई ऐसे करके कोई है, इसलिए कोर्ट भी जाइए, बहुत सोच समझ कर जाइए। सबसे ज्यादा 420 या सबसे ज्यादा दलाली, सबसे ज्यादा कोई काम होता है तो वही होता है, इसलिए वहां भी खुद को जागरूक रखना बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, तो ये न्यायालय में आप जाएंगे, आप सही हैं गलत हैं, आप तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे, फिर वहां जो न्यायाधीश बैठे होंगे वो निर्णय करेंगे कि आप सही हैं गलत हैं। अगर आप उनके दृष्टिकोण में आप सही पाएंगे, नहीं बैठेंगे, कहीं नहीं बैठेंगे। डेट आगे नहीं जाता ये, जैसे वकील जो रहते हैं ना, ये डेट ले लेते हैं पैसा कमाने की वजह से। अगर अच्छा वकील है, अब जैसे हम लोग की ये नहीं थे, हम लोग का डिसीजन आ गया कि कोर्ट हम लोग के विपरीत फैसला दिया, देखिए कितना कम समय में, लेकिन 60,000 रुपये भी तो दिया गया, तत्काल में सुनवाई हुआ, तत्काल में निर्णय हुआ। अभी इसी में क्या होता, अभी 10,000 5,000 वाले वकील को किए होते तो चलता रहता वैसे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये चीज होता है ना कि डिपेंड करता है कि आप कैसे वकील को चुने, ये चीज। बस हो गया, लेकिन कोई घटना आप लोग मत करिएगा, इतना जानकारी ले रहे हैं। अच्छा, हो रहा है ना, तो वकील तब वो ठीक नहीं है, वो गवाह है उनके पक्ष में। हाँ, तो वकील तब, वकील जो ठीक नहीं है, वकील पैसा उसको, उससे केस वापस ले लें, दूसरे को दे दें वकील को। तो वही चीज होता है ना। हाँ, तो मतलब जो है पीड़िता की तरफ से, जो पीड़ित व्यक्ति होगा ना, हाँ, उस तरफ से सरकारी वकील होते हैं, वो भी हम उनकी अपनी एक योग्यता होती है। कह सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए इंसान वही व्यवस्था करता है, ऐसा नहीं है। देखिए हर कोई आज के समय में एडवोकेट कट है। बिल्कुल है। नहीं, देखिए केस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वकील हैं, उनके द्वारा बहुत गुंडा माफिया वाला काम किया जा रहा है, तो उन लोग का भी एक बार काउंसिल होता है, उन लोग का जो जो एडवोकेट वाली जो मान्यता होती है वो रद्द हो सकता है। लाइसेंस जैसे होता नहीं, हर चीज का लाइसेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस दे दिया गया आप चाहे जो आप चीज करिए। हाँ, तो वो बार काउंसिल के थ्रू जो है, देखिए उनके भी अध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं, वो भी वहाँ पे जो है कैंसिल हो जाता है। बंद कर दो।